अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अच्छा नाज़रीन, आज के शो पे जाने से पहले एक छोटी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा जो पिछले शो में हुई थी। नुमान सेगल साहब से हमारा जो है वो ऑन लाइव स्क्रीन पे हमने बात की थी। उन्होंने बोला था कि 100 लोगों को वो 5-5 पौधे देंगे, यानी कि 500 पौधे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मुझे 50 पौधे देंगे। तो इस पे वो कायम है और इस पे हम ईद के फौरी बाद हम एक इवेंट करेंगे नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर। हमने सेलेक्ट किया है क्योंकि वहाँ के रेजिडेंट्स 74 मैसेजेस तकरीबन मेरे पास आ चुके हैं और तकरीबन अभी 36 बचे हैं या 26 बचे हैं, ताकि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर कंप्लीट होने के बाद हम एक एक पौधा वहाँ पे लगाएंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम एनवायरनमेंट के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करें, ना सिर्फ अपने ज़बान से बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी करें। अच्छा, आज का जो मौजू है वो है उर्दू के हवाले से। उर्दू के अदब और अदाब, तमीज़ और तहजीब, उर्दू की जो लैंग्वेज है वो बहुत डिक्लाइनिंग मोड में, बकौल मेरी छोटी सी रिसर्च के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बच्चे जो हैं वो कैसे हो तुम, कैसा है तू तड़ाक बहुत आम हो गई है। आप जनाब, तमीज़ तहजीब ख़त्म हो गई है। अगर हम आपसी भी बात करें, चले दोस्तों यारों के अंदर एक अलग माहौल होता है, लेकिन अगर आपस में भी बात करें तो हम भाई कहना छोड़ दिया हमने, साहब कहना छोड़ दिया हमने। हम ऐसा फील करते हैं कि अगर हमने हसन साहब बोल दिया तो हम इन्फीरियर हो जाएंगे, हम कमतर हो जाएंगे। हमने ये सोचा है कि हसन भाई बोल दिया है तो फिर हम थोड़ा कमतर हो जाएंगे, हमें इज्जत थोड़ी कम मिलेगी। एक तो ये वाला मामला है। दूसरा मामला ये भी है कि उर्दू जो है वो अब सिर्फ ज़बान की हद तक रह गया, हमें लिखना नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता। ये बहुत अलमिया है और ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है कि उर्दू के पेपर्स में हम लोग अवॉइड करते थे, हमारे पेट में दर्द हो जाता था, हमारे सर में दर्द हो जाता था और हम इसको जो है वो फौकियत नहीं देते थे, अहमियत नहीं देते थे। इंग्लिश जहाँ तक है माशाल्लाह से इंग्लिश जो है वो ग्लोबल डोमिनेट कर रहा है और ऑब्वियसली क्योंकि उसकी जो डोमिनेंस है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर हम देखें तो जो वर्बल एक्सचेंजेस है वो इंग्लिश के अंदर ही होती है। बट वही वाली बात है, रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो कल्चर से नज़दीक नहीं होते, जो अपनी लैंग्वेजेस से नज़दीक नहीं होते, वो बच्चे भटक जाते हैं, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। अभी अगर हम देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में आइडेंटिटी क्राइसिस ही चली, ना हमें उर्दू आती है, ना हमें टेक्निकली हिंदी आती है, ना हमें इंग्लिश आती है, हमें कुछ आता नहीं है और हम जब भी कल्चर से बहुत दूर होते जा रहे हैं, पोएट्री हो, शायरी हो, कोई चीज़ हमें नहीं आती। अल्लामा इकबाल साहब, मिर्ज़ा गालिब साहब, तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिसका नाम हम अगर बात करें तो ये तो चले ठीक है, नोन फेसेस हैं। मौदूदी साहब ने चले दूसरा काम किया, बट वही वाली बात है कि हमें बहुत सारे लोगों का पता ही नहीं है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं हम इनसे यही बात करेंगे कि लैंग्वेज को किस तरह से रिवाइव किया जाए, अपने घरों के अंदर हम किस तरह से इसको आम करें ताकि बेहतर अंदाज में हम लोग खुद भी सीखें और सलीके से हम अपने बच्चों से भी बात करें, तरीके से हम अपने बच्चों से भी बात करें, उनकी भी उस हिसाब से रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उर्दू की जो रिस्पेक्ट है वो इंग्लिश वाली रिस्पेक्ट नहीं है। और इंग्लिश पे भी बात करेंगे कि इंग्लिश को किस तरह से हम लोग एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट एज रिप्लेसमेंट ऑफ मादरी ज़बान। तो आज के हमारे जो बेहतरीन गेस्ट हैं वो एक तो है अब्दुल रहमान मोमिन साहब, जो कि बहुत यंग हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, एक पोएट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मेरे दिल के इसलिए करीब हैं क्योंकि जब मैंने इनको प्रॉपर्ली देखा तो फिर माशाल्लाह से एक बहुत नौजवान आदमी है जो कि उर्दू के बारे में फ़िक्रमंद है और वो आदमी है जो कि उर्दू को प्रिजर्व कर रहा होता है, इसलिए उनको आज बुलाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दूसरी जानिब हमारे जो बहुत बेहतरीन गेस्ट है वो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो एक ट्रेनर है और ऑब्वियसली वो एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट है, सैयद एहतशाम अली साहब। माशाल्लाह से ये बहुत बेहतरीन तरीके से, इनकी बहुत कम वीडियोस हैं, मीडिया में ज़्यादा अपीयरेंसेस नहीं होती, ये ज़्यादातर इंटरेक्ट करते हैं फिजिकली बच्चों के साथ और फिजिकली बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि प्रॉपर तरीके से उनको सलीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता रहे होते हैं। इनके स्टूडेंट्स बताते हैं इनसे बहुत अटैचमेंट है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हसन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, दोनों से आगाज़ करूँगा। पहले तो अब्दुल रहमान साहब आपसे आगाज़ करूँगा कि आप मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि जो मैंने इंट्रो के अंदर कहा है, जो अदब और अदाब, हसन साहब, हसन भाई, अच्छा आप अगर बड़े हो तो चले समझ आती है, अगर आप हम उम्र हो या छोटे हो या फिर आपको ऐसा फील हो रहा हो कि नहीं यार अगर मैं हसन साहब बोल दूं, हसन भाई बोल दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हसन भाई जो है वो ज़रा चौड़े में आ जाएंगे, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे साथ। तो इसके बारे में ज़रा बताएं ये क्यों डिक्लाइन मोड में चला है, हम इज्जत देना क्यों नहीं सीख सकते? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू को आज गुफ्तगू का हिस्सा बनाया। मेरे ख्याल में आप जो बात कर रहे हैं कि बच्चे आमतौर से भाई साहब या इस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल नहीं करते, सही। इसकी एक वजह यह है कि ज़बान सुनकर बोली जाती है और पढ़कर लिखी जाती है। बच्चा जो ज़बान सुन रहा है, जो ज़बान वो आमतौर से ज़बान कहाँ से सुनी जा रही है आजकल, आप बताइए। जो ज़बान हम किस ज़रिए से सुन रहे हैं, अगर हम इस पर बात करें तो हमारे यहाँ इसका एक बहुत अहम ज़रिया हिंदुस्तानी
में। हिंदुस्तानी कार्टून। अच्छा आपसे अगर मैं अच्छा, अब्दुर्रहमान साहब, आपका जो है इस वक्त माइक खराब है, तो फिर मैं इनसे जान से फिर आपके पास वापस आऊँगा। एहतिशाम साहब, अभी आपसे वो यही वाला सवाल है कि वो साहब अदब और आदाब वो ख़त्म होता जा रहा है, भाई ऑब्वियसली नहीं बोला जा रहा, इवन अगर कोई बड़ा है तो। इसके बारे में ज़रा फरमाइए कि आपको क्या लगता है कि ये क्यों डिक्लाइनिंग मोड में जा रहा है? देखिए, इसकी बड़ी एक वजह जो मुझे समझ में आती है ना, वो तो तरबियत का फुकदान है। यानी ज़बान तो ज़ाहिर है कि अपनी जगह पे एक अहमियत की हामिल है, लेकिन उसके साथ तरबियत एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मैटर करती है। वो बकौल किसी शायर ने कहा ना कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो पढ़ा लिखा आदमी भी अगर इस तरह की ज़बान बोल रहा है तो इसका मतलब तरबियत के मामले में उसका हाथ तंग है। तो लिहाजा ये एक तो घरों से हमें शुरू करना पड़ेगा कि छोटी उम्र में बच्चे को हम जो बताते हैं वो उसके दिमाग के अंदर बहुत देर तक रहता है। अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो लिहाजा जो 5 साल की उम्र में बच्चे ने सीख लिया, देख लिया, सुन लिया, अब वो जिंदगी भर शायद उसको फरामोश ना कर पाए। तो उस उम्र में अगर माँ बाप और उसके बड़े इस बात को उसको सिखाएं कि बेटा बड़े से बात कैसे की जाती है, अलकाबात क्या होते हैं, तमीज़ तहजीब किसको बोलते हैं, तो यकीनी तौर पे वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इसका इस्तेमाल करेगा और मोहतात रहेगा। लेकिन तरबियत का एक ऐसा फुकदान है कि जिसको मैं ये समझता हूँ कि हमने बिल्कुल ही फरामोश कर दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे महंगी तालीम दिलवाना ही बस अब एक बुनियादी मकसद रह गया है। वो महंगी तालीम के नाम पर उसके साथ क्या हो रहा है, बच्चे को क्या बताया और सिखाया जा रहा है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हैं, और उसकी फिर ज़ाहिर है के असरात हैं जो हमारे सामने पेश हो रहे हैं। लेकिन इसकी ये वाली बात भी तो है कि हमें खुद भी तो तरबियत लेनी चाहिए। मतलब सना साहब बोल रहे हैं ना, तरबियत का बहुत फुकदान है, हम ही तरबियत दे रहे हैं, लेकिन हमें खुद भी वो तमीज़ तहजीब सीखनी पड़ेगी। तो ये किस तरह से रिवाइंड करें हम? इसके लिए एक तो जाहिर है कि बहुत बुनियादी चीज़ जो है ना वो बड़ों की सोहबत है। देखिए, इंसान जो है ना वो कहते हैं ना अंग्रेजी के अंदर के सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन। उर्दू का मुहावरा है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो हम अपने बड़ों के साथ बैठे और ऐसे बड़ों के साथ बैठे जो खुद तरबियती याफ्ता हों। पहले तो हम अपनी सोहबत को ठीक कर लें। अनफॉर्चुनेटली ये एक अलमिया है कि हम सबकी सोहबतें जो है ना वो बिगड़ गई। तो लिहाजा अब क्योंकि हमारा अपना भी उठना बैठना ऐसे लोगों के अंदर हो गया कि जो इन आदाब का ख्याल नहीं रखते, तो लिहाजा हम जब अपने बच्चों से बात करते हैं तो हम भी उन आदाब का ख्याल नहीं रखते। तो सबसे पहले तो हमें एक माहौल को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अगर माहौल के अंदर तब्दीली आएगी तो उसका इम्पैक्ट हमें ज़िंदगी में नज़र आएगा। बड़ों से आदमी सीखता है, और जैसे कहा जाता है ना कि बच्चा वो नहीं करता जो आप उससे करने को कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आपको करता हुआ देखता है। तो एक तो मुझे खुद भी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं वेस्ट के अंदर भी हैं, हमारे यहाँ ईस्ट में भी हैं, जिन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा काम किया है। स्टीफन कोवी हैं, डेल कार्नेगी हैं, इनकी किताबों का मुताला अगर हम करें, और फिर सबसे बढ़कर ये कि हमारे अपने पास हमारा दीन मौजूद है, कुरान है, हदीस है, नबी का कौल है, अगर उसको हम पढ़ेंगे तो कोई मेरे ख्याल में वजह नहीं है कि हमें इन बातों को सीखने के लिए कहीं बाहर देखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब्दुर्रहमान साहब, बिल्कुल यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, इन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया। आप बताएं जरा, जो अभी आपकी बात हो रही थी वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। सर देखें, ये बहुत अहम बात है कि तरबियत को हम उतनी तवज्जो नहीं देते। अब जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक है कि ज़बान कौन सी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, तो ज़बान के जो ज़राए समझने सीखने के हैं वो ज़ाहिर है इब्लाग के ज़राए हैं। तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि हमारे यहाँ आज का जो बच्चा है वो कौन सी ज़बान सुन रहा है। इस गिर तो देखें, उसकी ज़बान उस तरह से घरों में नहीं बोली जा रही। स्कूल्स में वो जाता है तो उसको उर्दू बोलने पर जुर्माना अदा करना पड़ता है। अगर वो उर्दू बोले तो उसको जुर्माना अदा करना पड़ता है। घर में उसके वालिदैन उससे आधी उर्दू आधी अंग्रेजी में बात करते हैं। और वो जब ज़राए इब्लाग का रुख करता है तो पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ टेलीविज़न पर प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं उनमें बच्चों के लिए कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। इसके लिए हिंदुस्तान का रुख करना पड़ता है। और उसके आप जो जानते हैं मुख्तलिफ कार्टून्स हैं जो वहाँ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि वो उर्दू तो है नहीं, और वो हिंदी भी है, और हिंदी भी तू तड़ाक वाली है। और मैं उन कार्टून्स का नाम नहीं लेना चाह रहा, उनका जिक्र नहीं करना चाह रहा, लेकिन हम ये बखूबी जानते हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त ज़राए इब्लाग में उर्दू में कोई ऐसे प्रोग्राम्स नहीं हैं जो हम बच्चों को दिखाएं। हमारा जिस नस्ल से ताल्लुक़ है उस दौर में हम याद करें तो हमें पीटीवी में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मिलते थे जो हम देखते थे बड़े शौक से, और उसमें हमारी तरबियत होती थी। उस दौरानिए में रेडियो से भी ऐसी कहानियाँ नशर होती थी जो हम सुनते थे, तो हमारा तलफ़्फ़ुज़ उससे बेहतर होता था, हमें ज़बान बरतना सिखाया जाता था। और घरों में भी फिर ऐसा माहौल था कि अगर हम कोई लफ्ज़ गलत बोलते थे तो हमारी फ़ौरन इस्लाह होती थी। आज अलमिया ये है कि घर में जो वालिदैन हैं वो ख़ुद भी ज़बान
से उस तरह वाकिफ नहीं है, और अगर वाकिफ थे, उनकी कोई तरबियत हुई थी, तो वो मगरिब से इस तरह इतने ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं कि वो अब अपनी ज़बान घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहते। सही है। तो इस वजह से उनका बच्चा ज़बान से दूर हो रहा है। अब वही जो बात एहतशाम साहब ने की कि हम मगरिब का रुख भी कर सकते हैं जो तरबियत के मामलात को समझने के लिए, लेकिन मशरिक और फिर हमारा दीन, इसको भी अगर हम इख्तियार कर लें, इसको थाम लें, तो यकीनन हमारे ज़बान के मामलात, ज़बान के मसाइल भी हल हो जाएंगे और तरबियत के मसाइल भी। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। एहतशाम साहब, अब माशाल्लाह से अभी जिस तरह से अब्दुल रहमान साहब ने कहा है कि दोनों को अगर हम प्रॉपर्ली देखें और अब दीन को भी देख ले तो फिर तो बात ही खत्म हो गई वो तो, लेकिन वही वाली बात है, अनफॉर्चुनेटली, बहुत अनफॉर्चुनेटली हम दीन को नहीं तरजीह देते। अब अगर एक बच्चा है और एक फैमिली है, वो चाहती है कि ये उर्दू भी सीख ले, ये चाहती है कि ये इंग्लिश भी सीख ले, अब वो ऑब्वियसली दोनों चीज़ें चाहती है, तो इसको बैलेंस कैसे करें कि वो इंग्लिश भी फ्लुएंटली सीख ले, वो उर्दू भी फ्लुएंटली सीख ले? देखिए, इसका तो ताल्लुक जो है ना वो स्कूल के करिकुलम के साथ है। ठीक है। मतलब स्कूल के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ दोनों ज़बानें यानी उर्दू और अंग्रेजी, दे आर नॉट टॉट एज लैंग्वेजेस, दे आर टॉट एज सब्जेक्ट्स। सही। ये कलमिया है, यानी हमारे यहाँ अंग्रेजी भी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जा रही है, उर्दू भी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जा रही है। भाई ये अहम मज़ामीन है, ये याद कर लो, ये अहम सवालात हैं, इनको याद कर लो, और इस तरह से एक ख़त लिख लो, इसकी 2-3 जो है ना वो मिसालें देख लो। तो हमें बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि वो ज़बान कैसे बोल और लिख और पढ़ सकता है, और ये जब तक के बच्चे को नहीं आएगा तो खाली सब्जेक्ट के तौर पे 10-12 साल हमारे पास बच्चे आते हैं जो ज़बान पढ़ते हुए आते हैं। 10 साल उर्दू पढ़ी है, 10 साल अंग्रेज़ी पढ़ी है, 12 साल से ज़बानें पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे कहें कि भाई एक मजमून लिख दो या अपना माफियु ज़मीर सही उर्दू में बयान कर दो या प्रॉपर इंग्लिश में बयान कर दो, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। वजह यह है कि ज़बान को ज़बान के तौर पे पढ़ाया नहीं जा रहा है। मैं बजाते खुद 1-2 ऐसे इदारों को जानता हूं, जैसे एक दीनी इदारा है, तो वहां पे अब क्योंकि दीनी उलूम आपको पता है कि अरबिक लैंग्वेज के अंदर है, वहां जब बच्चा दाखिल होता है तो शुरू के 2 साल बच्चे को सिर्फ अरबी ज़बान पढ़ाई जाती है। अच्छा। उसकी लुगत पढ़ाई जाती है, सर्फ व नहव पढ़ाया जाता है, उसका कुछ अदब पढ़ाया जाता है, ताकि 2 साल के अंदर बच्चा जब ज़बान से वाबस्तगी हासिल कर लेगा तो आगे का सफ़र आसान हो गया। अब वो खुद रिसोर्सेज तलाश कर सकता है, खुद किताबें खंगाल सकता है। अब वो मेरा और आपका उतना मोहताज नहीं रहा क्योंकि उसको ज़बान आ गई है। तो हमारे यहाँ बुनियादी जो करिकुलम है ना, उसमें हमें एक तो ये रिफॉर्म करना होगा कि ज़बान को ज़बान के तौर पर पढ़ाया जाए कि अगर बच्चा 10 साल अंग्रेजी पढ़ के निकला है स्कूल से, तो ना ही मस्ट बी एबल टू स्पीक एटलीस्ट अ फ्यू सेंटेंसेस इन प्रॉपर इंग्लिश। लेकिन उसके लिए भी वो यहाँ वहाँ इधर उधर मुंह देखता है, और अगर उसको आप किसी के सामने खड़ा कर देंगे, बेटा अपना खाली तारुफी अंग्रेजी में करा दो, तो उसके घुटने का अपना शुरू हो जाते हैं। वजह यह है कि उसने ज़बान को ज़बान के तौर पर पढ़ा नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये स्कूल करिकुलम जो है ना, उसको थोड़ा सा इस एतबार से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत है। अच्छा, मेरे अभी अचानक से दिमाग में एक और भी चीज़ आ गई, जिस तरह से अभी आप बोल रहे थे ना, इंट्रोडक्शन अगर आप करा लो। अच्छा एहतशाम साहब, अभी बहुत कुछ दिनों पहले मैं ऐसी किसी से बात कर रहा था, तो जो बात कर रहा था मैं डिजिटली ना, तो जब मैं बात कर रहा था उससे डिजिटली मुझे समझ आ रही थी कि ये मुझे लग नहीं रहा कि ये मैसेज कर रहा है मुझे। अच्छा, बाद में मैंने फिजिकली बुलाया, मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता चला भाई ये तो वो वाला था ही नहीं बंदा जो मेरे सामने इस वक्त है, क्योंकि वो चैट जीपीटी से रिस्पॉन्स कर रहा था। अब एहतशाम साहब जरा ये भी बताएं कि चैट जीपीटी का इतना गंदा मिसयूज हो रहा है कि आप अपने कोट्स, अपनी पोस्टें, तमाम चीजें जो है वो कॉपी पेस्ट करके फेसबुक, लिंक्डइन पर डाल रहे हैं और अपने आप को बहुत गुरु और बहुत उस्ताद बोल रहे हैं, और अपने आप को इंग्लिश बहुत बेहतरीन तरीके से, फ्लुएंट तरीके से आपने लिखी हुई है, लेकिन जब आप फिजिकली आ रहे हैं तो आप डिक्लाइन में जा रहे हैं। मतलब लाजमी सी बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर मैं आपको देखूंगा कि आपको उस हिसाब से इंग्लिश नहीं आती, तो मेरी नज़र में तो आप बिल्कुल फारिग हो गए। इसी तरह से एम्प्लॉयर्स के सामने फारिग हो गए, इंटरव्यूज के सामने फारिग हो गए, तो ये बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल। तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि ये आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। इवन दो कि जो इंग्लिश जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, वो भी मोहताज हो गए चैट जीपीटी से, और वो भी इंग्लिश लिखना भूल जाएंगे। ये जरा बताएं। अब बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, वो फारसी का मुहावरा है ना कि हाथ कंगन को उर्दू का ही है, बल्कि फारसी ड्राइव है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने अगर किसी टूल का इस्तेमाल करके अपने आप को फॉर द टाइम बीइंग पढ़ा लिखा साबित कर भी दिया, तो मुझे कहीं ना कहीं फिजिकली अपेयर तो होना है। मैं तो एक रियल वर्ल्ड का बासी हूं ना, मैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर तो कहीं नंबर्स और डिजिट्स में एग्जिस्ट नहीं करता, मैं तो एक जीता जागता इंसान हूं। तो मैं कहीं ना कहीं लोगों के साथ ताल्लुक में आऊंगा, राब्ते में आऊंगा, उनसे बात करूंगा, तो वहां मेरी जो काबिलियत है उसका पोल खुल जाएगा।
ऐसे लोग के जो डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करके वो समझते हैं कि उनका काम आसान हो गया, सच्ची बात यह है कि उनकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं ना वो दिन ब दिन गिरावट का शिकार हो रही हैं, यानी मोहताजगी जो है ना वो बढ़ रही है। अच्छा, पर बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको सही तरह से उन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल भी नहीं आता। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। भाई, अब चैट जीपीटी की अगर आप बात कर रहे हैं या क्लॉड की आप बात कर रहे हैं और जो टूल्स हैं, आप उसको कोई प्रॉम्प्ट देंगे तो वो उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। नाउ यू डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ टू गिव अ प्रॉम्प्ट, आपको वो प्रॉम्प्ट भी देना नहीं आ रहा। मैं एक जगह पढ़ाता था तो वहां पे हमारे एक दोस्त वो आए भागते दौड़ते और कहने लगे कि यार जल्दी से मेरे बच्चे की स्कूल के लिए एप्लीकेशन जो है वो लिख के दो, मुझे जमा करवानी है और मुझे 1 हफ्ते की बच्चे की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं बस यूनिट लेके आता हूं, उसके बाद मैं लिख देता हूं, क्योंकि टाइम हो चुका था। तो जब मैं यूनिट लेकर आया 45 मिनट के बाद, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट बैठे हुए ऐसे टांग पे टांग रख के। तो मैंने कहा कि लाओ बताओ क्या लिखना है। तो कहेंगे भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। मैंने कहा हुआ क्या ये बताओ। कहेंगे भाई ये देखो, अच्छा ये बिल्कुल शुरुआत की बात है जब वो चैट जीपीटी जो है वो आया था। और सा कहेंगे ये देखो, मैंने चैट जीपीटी ये होता है एआई, और मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया और इसने जो है ना वो एप्लीकेशन लिख करके दे दी और मैंने उसको कॉपी पेस्ट करके आगे फॉरवर्ड भी कर दिया, एप्लीकेशन जमा हो गई। तो मैंने कहा अच्छा लेट मी हैव अ ग्लांस, मैं जरा देखूं क्या है। अब वो ज़ाहिर है वो रिस्पॉन्स जो देता है वो उसके शुरू के अंदर भी वो बता रहा होता है कि अच्छा आपने मुझे कहा है तो अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा। फिर उसके नीचे भी वो होता है आखिर में कि अगर आपको मजीद कुछ चाहिए तो मैं, तो भाई माशाल्लाह इस कदर लाइक और फाइक थे कि उन्होंने पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स था ना वो एज इट इज Ctrl+C Ctrl+V करके और स्कूल ईमेल को सेंड कर दिया था। तो मैंने कहा ये इंशाल्लाह छुट्टी तो नहीं मिलेगी आपको, इसलिए कि ये जो आपने किया है ना ये तो फ्रॉड के जुमरे में आता है। छुट्टी जरूर मिल सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए हम हर जगह तो ना उन टूल्स को लेके कैरी करते हैं, और कर भी लें अगर तो मेरी अपनी जाती भी तो मेरा कोई वजूद है, मेरा अपना जाती भी कोई वजन होना चाहिए ना। अब मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, अब मैं आपसे कहूँ कि हसन भाई जरा 2 मिनट में चैट जीपीटी से पूछ लूँ, तो ये कब तक चलेगा और कहां तक मैं इस तरह चला सकता हूँ। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि टूल का इस्तेमाल टूल के तौर पर होना चाहिए, यानी हमें उस पर रिलाय इस तरह करना चाहिए कि वो किसी वक्त में हमारे काम आए, काम को आसान बना दे। लेकिन हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि पर हमारे हाथ पांव कट जाएं और हम उसके गोया मोहताज हो जाएं। ये जो मोहताजगी है ना इन डिजिटल टूल्स की, ये इन द लॉन्ग रन मैं आपको बता रहा हूं कि फिर ये लोग बेचारे इन टूल्स को भी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेंगे। सही, बिल्कुल, वाह, बात तो बिल्कुल सही है। अब्दुर्रहमान साहब, अभी मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, वही मैंने जब इंट्रो के अंदर बोला था कि हम अपने आप को रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप क्योंकि माशाल्लाह से इकबाल साहब को रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो इकबाल साहब ने खुद ही में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, और अगर आप उसको प्रॉपर्ली डेप्थ में रिसर्च करें तो आप देख सकते हैं कि आप अपने आप को किस तरह से जान सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि यूथ को किस तरह से उसको, किस लेंस से, किस नज़रिए से उसको देखना चाहिए। इकबाल हम जानते हैं कि उर्दू के बड़े शोरा में एक शायर हैं, और हमारे यहाँ तो उन्हें शायर मशरक़ कहा जाता है, और हम सब के निसाब में भी वो शामिल हैं। हम सब उनको अपनी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जमात से पढ़ रहे हैं, फिर मैट्रिक में भी पढ़ते हैं। लेकिन एक मसला ये है कि उनकी शायरी को हम उस तरह से शायद समझ नहीं पाते, और समझ ना पाने की एक वजह यह है कि हमारे पास समझाने वाला कोई नहीं होता। इसका एक अलमिया ये भी है कि उर्दू के जो असातिज़ा हैं, जो स्कूल्स में उर्दू पढ़ाने वाले हैं, आम तौर से वो लोग हैं जो कोई और मजमून नहीं पढ़ा सकते। ये अलमिया है। और जब वो कोई और मजमून नहीं पढ़ा सकते तो उन्हें कहा जाता है कि ऐसे उर्दू का मजमून दे दिया जाए। एक और अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कोई बच्चा अगर थोड़ा ज़हनी तौर पर कमज़ोर नज़र आता है तो हम कहते हैं इसे हिफ्ज़ करवा दिया जाए, इसे मज़हब की तरफ, मज़हब की तालीम दिलाई जाए। तो ये एक अलमिया है। अब इकबाल को पढ़ने का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसके लिए हम अगर इकबाल को पढ़ते हैं और उनकी ज़बान तक अगर पहुँच जाते हैं कि वो कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से अपनी बात समझाते हैं। और उनकी शायरी की एक ख़ास बात यह है कि वो आपको अपने ख़यालात में इधर उधर भटकाते नहीं हैं। वो बिल्कुल सीधी बात करते हैं, जो बात आपकी समझ में आए। उनके शेर से आप एक से ज़्यादा मतालिब अगर अक्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उनकी शायरी की खुसूसियत यही है कि वो जो बात कहते हैं, जो बात समझाना चाहते हैं, वो बखूबी समझा देते हैं। सही। जैसे मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारे अगर उनके अशार सुने होंगे, और अगर हम किसी से भी पूछें इकबाल का कोई शेर सुनाओ तो वो सबसे पहले सुनाएगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।
اب یہ شعر ہمارے ہاں ہر خاص و عام کو یاد ہے, اگر سڑک پہ بھی کسی سے چلتے پھرتے پوچھیں تو میرے خیال میں وہ یہ شعر تو ضرور سنا سکتا ہے. اب اس میں اقبال خود ہی کس بات کی طرف خود ہی اشارہ کیا کر رہے ہیں کہ خود ہی کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ خود ہی آپ کا اپنے آپ کو جاننا ہے. اور اقبال کے یہاں خود ہی ایک کی ورڈ ہے ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ اقبال کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کی شاعری کا یہ کی ورڈ سمجھ لیں. اچھا. اور اس کو سمجھ کر آپ پورے اقبال کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں, اور اس پیغام کا جو ایک مقصد ہے وہ آپ کو جہاں ملانا چاہ رہے ہیں آپ کی کڑی, آپ وہاں سے جڑ جائیں گے. اچھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنے آپ کو تو اتنا بلند کر لے. خود ہی کیا ہے؟ سیلف اویئرنیس, یعنی خود شناسی. اور پھر ہمارے یہاں خود ہی اقبال کے یہاں جو آئی ہے وہ نیابت الہی آئی کے طور پر آئی ہے کہ جو یہاں انسان ہے وہ خدا کا نائب ہے. اور اگر وہ یہ بات جان لے کہ میں خدا کا نائب ہوں تو اس کے رویے میں کیسی تبدیلی آ جائے گی. مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا میں بندہ ہوں خدا نہ خواستہ, تو پھر آپ دیکھیں میں کیسے چڑھوں گا, کیسے آگے بڑھوں گا. جیسے آپ نتن یاہو کو دیکھتے ہیں, اسرائیل کی حیثیت کیا ہے, لیکن اس کے آپ انداز کو دیکھتے ہیں, اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت کھڑی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تیرے پیچھے بہت بڑی طاقت کھڑی ہے, تو کس کا بندہ ہے, تو تیرے انداز ہی تبدیل ہو جائیں گے. اور پھر اس طاقت سے تو اس طرح جڑ جا, اس کا تو اس طرح نائب بن جا. نائب کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا سیکنڈ ہوتا ہے. ہم یہاں خدا کے نائب ہیں, اس کے سیکنڈ ہیں, اس کی غیر مطلب اگر وہ یہاں ہمیں اس نے بھیجا ہے تو ہمیں وہ کام یا وہ بات کرنی ہے جو اس کا پیغام ہے. تو اگر ہم خدا کے نائب بن کر یہاں پر کوئی کام کریں, اس کی مثال میں بہت ہی گفتگو طویل ہو رہی ہے, وہ ایسے دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی ادارے میں موجود ہیں اور اس ادارے کا سربراہ وقتی طور پر ملک سے باہر جاتا ہے تو وہاں وہ کسی کو قائم مقام بنا کر جاتا ہے, تو اس آدمی کے پاس بہت سارے اختیارات اس وقت ہوتے ہیں اور اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو سائن بھی کر کے آگے بڑھا دے. تو وہ اس آدمی پر اتنا بھروسہ کیوں کرتا ہے؟ وہ بھروسہ کرتا ہے, اس کو اس آدمی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے بالکل الائنڈ ہے, کہ جو میری فکر ہے, جو میرے اصول ہیں وہ سب جانتا ہے, اور یہ جس چیز پر سائن کرے گا وہ درست ہوگی. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ خود ہی کو تو اتنا بلند کر لے, اس خدا سے اتنا جڑ جا, اپنے آپ کو اس کا ایسا نائب بنا لے کہ جو تو کام کرے, جو تو عمل کرے, وہ اس کی رضا بن جائے. صحیح. اور وہ اس کی رضا بنے گی تو پھر وہ یقیناً تیری رضا ہوگی. راضی برضا والی بات ہے. ٹھیک. عبدالرحمان صاحب نے بہت بہترین طریقے سے بتایا. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد فوری واپس آئیں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. چھوٹا سا وقفہ, فوری واپس آتے ہیں. शानदार कैशबैक जल्दी करियो ये ऑफर महदूद वक्त लाया है. Higher, more creation, more possibilities. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी. For more details, contact now Falak Marketing. रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का. पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ. हम साथ खड़े हैं. और मैक्सिमम सेविंग्स के लिए 30 वॉट्स मोड भी. रॉयल हायर के नए नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. HCS फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखे 2 टाइम्स फ्रेशर. हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज. सिर्फ 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट और 10,000 रुपए माहाना में अपनी दुकान की ऑनरशिप लेना हुआ अब बेहद आसान. GFS मेगा बाजार में इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड से चल रही है. सुरजानी टाउन की प्राइम लोकेशन पर वाक़ है. सेक्टर 5C के ऑपोजिट और 4 के चौरंगी से सिर्फ 2 मिनट्स के ड्राइव पे.
यहाँ आपको मिलेंगी बेहतरीन कमर्शियल शॉप्स, स्पेशियस कार पार्किंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस आपकी सिक्योरिटी के लिए, वर्ल्ड क्लास जिम्नेजियम, एस्केलेटर, कॉफी लाउंज और आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक बेहतरीन गेमिंग जोन, सिनेप्लेक्स और रेस्टोरेंट भी। तो ये है जीएफएस का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट, जीएफएस मेगा बाजार। तो इस सुनहरी मौके को हाथ से ना जाने दें। जीएफएस मेगा बाजार में अपनी दुकान बुक करके अपने कारोबार का आगाज करें। बुकिंग के लिए जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से अभी राब्ता करें। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। शानदार कैशबैक जल्दी करियो ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। आप जा सकते हैं। अच्छा एहतशाम साहब, अभी आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। अभी इंग्लिश के बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स जो आपको लगता है पाकिस्तान में नौजवान जो नस्ल हमारी कर रही है, अगर हम उसकी इस्लाह इस वक्त ऑन स्क्रीन कर पाएँ तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली आसानी से सोल्यूशन ओरिएंटेड हो सकते हैं? देखिए, इसमें मिस्टेक्स की तो तादाद इतनी ज्यादा है कि उसके लिए हमें पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी प्रोग्राम्स की। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक जबान जो है ना वो तो होती है अदब की जबान, ऐसे ही है ना। एक होता है जिसको हम कहते हैं लिंग्वा फ्रैंका, यानी जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है ना, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बुनियादी जो तारीफ है जबान की वो क्या है कि टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड। मैं आपकी बात समझ जाऊँ, आप मेरी बात समझ जाए, तो बस जबान का मकसद पूरा हो गया। अब अगर आप उसकी टेक्निकलिटी के अंदर जाएंगे तो फिर हो सकता है कि उसमें आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़े। तलफ़ुज़ हम देखते हैं अल्फाज का, बहुत सारे लोगों का बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता। जुमले की जो बनावट और साख्त है, ये वैसे मैं अंग्रेजी के बारे में बात कर रहा हूँ, बाद में सारी उर्दू में ही कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा उर्दू के लिए भी बिल्कुल उर्दू के लिए भी ऐसे ही सादिक आता है, क्योंकि उन्मान भी हमारा यही है जो आपने रखा है उर्दू के हवाले से। तो जुमले की बनावट है, अल्फाज का इस्तेमाल है, तलफ़ुज़ जो है वो हमारा दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे अल्फाज जो है वो इतने कॉमनली मिसयूज्ड हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी हम देखते हैं कि वो उसके अंदर गलती कर रहे होते हैं। अगर आप उसकी टेक्निकलिटी के अंदर जाएंगे तो किताब ये कहती है कि भाई ये लफ्ज़ इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता जैसे कि आपने इस्तेमाल किया। हमारे एक दोस्त एक बड़ी अजीब बात बताने लगे, कहने लगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जाके देखा तो बाहर जो है वो एक मांगने वाला जो है वो खड़ा हुआ था। तो मैंने उसको रुखसत किया और वापस आया तो मेरे वालिद हयात थे उस वक्त, वो एक पढ़े लिखे काबिल आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि कौन था, तो मैंने कहा कि बाबा फकीर था। कहने लगे फकीर था? अच्छा, तुम्हारा इतना बड़ा मकाम हो गया कि तुम्हारे दर पे फकीर आ रहे हैं? अल्लाह। कहा फकीर जानते हो क्या होता है? वो फकीर नहीं था, साइल था। वो साइल था, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। जी जी जी, नबी ने फरमाया अल फक्र फखरी, तो लिहाजा फकर तो एक बहुत ऊंचा मकाम है। अब ये फकीर का लफ्ज जो है वो इतना आम मतलब मुस्तमल है, हर आदमी को आप कहेंगे कि यार ये फकीर बहुत हैं, फकीर मांगने वाले और फकीर। तो हमारे यहाँ ये मैंने एक छोटी मिसाल दी है आपको। अब अगर आप इसकी फहरिस्त में जाएंगे तो ये मामला बहुत लंबा होता चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा हमें ये काम करना चाहिए कि जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जबान जो है ना एक तो लिंग्वा फ्रैंका है, उसको अगर आपने सीखना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं है। जैसा बाहर ममालिक में अगर कहीं हम जाते हैं और मैं सामने वाले को बस अपना माफियो ज़मीर समझा पाता हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, तो बस बात खत्म हो गई। लेकिन फिर एक ये है कि एक वो जबान है जो लिखने में आ रही है, एक वो जबान जो तकरीर की जबान है, एक वो जबान है जो अदब की, शेर और नसर की जबान है। तो जाहिर है कि उसके ऊपर तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगी। हम तो मतलब 27 साल का मुबेश मुझे पढ़ाते हुए हो गए, मैं अभी तक सीख रहा हूँ।
بلکہ ہر دن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا, ابھی تو بہت کچھ سیکھنا ہے. یعنی یہ جہل جو ہے نا وہ کھلتا چلا جا رہا ہے. سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے 2-4 باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یار ہم تو بہت اچھا. اب یہ جاہل کا لفظ بھی آپ دیکھیں, یعنی اگر آپ کسی کو جاہل کہہ دیں تو وہ اس بات کے اوپر برا مان جائے گا کہ بھائی میں نے فلاں یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہے, آپ مجھے جاہل کہہ رہے ہیں. حالانکہ ایک لفظ جاہل ہے, ایک ان پڑھ ہے. یعنی ان پڑھ وہ ہے جس کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا. تو میں آپ کو یا کسی کو ان پڑھ کہوں تو اس کا مطلب وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے, اسکول کالج نہیں گیا. لیکن جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناواقف. جہل کا مطلب کیا ہے؟ ناواقفیت. یعنی اگر میں کسی معاملے میں ناواقف ہوں تو میں اس معاملے میں جاہل ہوں. انگریزی کا محاورہ ہے کہ ایوری مین از اگنورنٹ. اگنورنٹ مطلب جاہل. ایوری مین از اگنورنٹ اونلی آن ڈفرنٹ سبجیکٹس. ہر آدمی دنیا کا جاہل ہے لیکن سبجیکٹ کا فرق ہے. تو اگر آپ ڈاکٹر سے یہ کہیں کہ یار آپ بہت اچھے کارڈیولوجسٹ ہیں, آپ ذرا میرے مکان کا نقشہ بھی بنا دیجئے, تو وہ آرکیٹیکچر کے اندر کیا ہے؟ اگنورنٹ ہے. معذرت کے ساتھ اردو میں جاہل ہے. اب یہ جاہل کا لفظ ہمارے یہاں کتنا برا تصور کیا جائے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر انبیاء سے بات کرتے ہوئے اس لفظ کا استعمال کیا, تو پتہ چلا کہ لفظ جو ہے وہ مس یوزڈ ہے, اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا جیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک پھر طویل بحث ہے, اس کے اندر تو پھر بہت کام کرنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن عام بول چال کی زبان جو ہے وہ سیکھنا, مطلب یہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان کی اگر آپ کو 1500 سے 2000 بنیادی الفاظ آتے ہوں تو آپ اپنی بات کو سامنے والے تک پہنچا سکتے ہیں. تو عام بول چال کے لیے تو بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. 1500 سے 2000 بھائی آپ دیکھیے نا, ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا نا, اس کو صرف رونا آتا ہے. اچھا, اب اگر اس کو کوئی بھی بات سمجھانی ہے تو اس کے لیے وہ روتا ہے. لیکن جب وہ 2 سال 2.5 سال 3 سال کی عمر کے آس پاس پہنچتا ہے تو وہ بولنا سیکھ لیتا ہے. کون سی زبان بولتا ہے؟ جو وہ سارا دن سن رہا ہے. نہ وہ اسکول گیا, نہ اس نے کسی لینگویج انسٹیٹیوٹ سے کوئی کورس کیا, نہ اسے گھر پہ کسی نے بیٹھ کے امی ابو نے گرامر کے اصول پڑھائے, ووکیبلری یاد کروائی, کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن ہی لرنس ود دا ہیلپ آف دا انوائرمنٹ. جس زبان کو وہ سن رہا ہے سارا دن, وہ 3 سال میں 3.5 سال میں بہت اچھی بولنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھیں ہر زبان اس طرح سے سیکھی جا سکتی ہے, بنیادی ماحول میسر ہو تو میرے خیال میں یہ مشکل نہیں ہے. لیکن پھر ادب کی اور آداب کی زبان, وہ جس کو اردو معرہ کہتے ہیں یا جو اردو معلّہ ہے, یعنی جو بڑی اردو ہے. دیکھیں وہ ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک لطیفہ سنایا چھوٹا سا. وہ کہنے لگے کہ لکھنؤ میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بڑی شستہ اردو بولی جاتی ہے. تو لکھنؤ سے ایک صاحب جو ہے وہ لاہور آ گئے. اچھا, لاہور اگر آپ گئے ہیں تو وہاں ہم نے یہ سنا کہ جو کینو ہے وہ درجن کے حساب سے بھی بکتے ہیں اور کلو کے حساب سے بھی بکتے ہیں. تو اب وہ لکھنؤ والے صاحب وہ بازار میں نکلے اور ایک ٹھیلے والا ان کو نظر آیا, بڑا رش لگا ہوا تھا, وہ کینو بیچ رہا تھا. تو وہ اس کے پاس گئے اور جا کے اس سے کہنے لگے کہ حضرت یہ کینو آپ عددن فروخت کر رہے ہیں یا وزنن فروخت کر رہے ہیں؟ تو عددن مطلب یعنی درجن کے حساب سے, اور وزنن مطلب کلو کے حساب سے. اب یہ اتنے بھاری بھرکم ثقیل الفاظ اس بیچارے ٹھیلے والوں کو کیا سمجھ میں آتے؟ تو اس نے ان کو جواب دیا کہ حضرت مجھے نہیں معلوم, میں تو دھنا دھن فروخت کر رہا ہوں. تو لہٰذا جب آپ اردو کی ٹیکنیکلٹی پہ اور اس کے الفاظ کی پیورٹی پہ اور اس پہ آئیں گے تو پھر تو ایک بہت لمبی جرنی ہے, پوری زندگی بھی کم ہے اس کے لیے. لیکن بنیادی بات کرنے کے لیے تو بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا. ضرورت نہیں ہے, بالکل بالکل. اچھا, جب ایفرٹس پہ بات آتی ہے تو عبد الرحمان صاحب وہی والی بات ہے کہ تحریک فکر کی اگر بات کریں, اقبال صاحب کی, یا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, یہ اسکولز کے اندر یہ بھی ڈکلائن موڈ میں چلا گیا. یہ بھی ہم اکثر و بیشتر پہلے کے زمانے میں اوبیسلی یہ نیشنل ہوتا تھا ایوری سنگل ڈے, صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اسمبلی کے اندر ہوتا تھا, بٹ اس کے بعد یہ بھی ڈکلائن ہو گیا ہے. بٹ اس سے پیرنٹس بہت چیزیں سکھا سکتے ہیں, ایتھیکلی مورلی ہم بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. وہی والی بات ہے, اقبال صاحب نے بہت ساری چیزیں ایسی کر دی ہیں. اگر ہم پراپرلی دیکھنے شروع کریں تو ہم اپنے بچوں کے اندر اگر یہ انسٹل کریں, انسٹال کریں, تو بہت بچے میں نکھار آ سکتا ہے, سوار آ سکتا ہے, آئیڈینٹی کرائسس ختم ہو سکتی ہے. تو یہ ذرا بتائیں تحریک فکر کے بارے میں اور لب آتی کے بارے میں, اگر ہم ان سے کچھ سیکھنے لگے تو پھر کیا سیکھ سکتے ہیں ان سے؟ اچھا, اس کو اقبال سے اگر ہم تھوڑا سا ہٹ کر بھی دیکھیں, ٹھیک ہے, ادب کے پیرائے میں دیکھ لیں کہ ادب, بچوں کا جو ادب ہے, کہا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو آداب سکھاتا ہے. آپ اپنا دور یاد کیجئے یا آپ کا بچپن, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے گھر میں بہت سارے رسائل آیا کرتے تھے. آپ کسی ایک رسالے کے ماہانہ خریدار تھے, یا ایک سے زائد رسائل آپ کے گھر میں آتے تھے, آپ رسالے پڑھتے تھے اور آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بناتے تھے. اب اقبال جو ہیں ہمارے ہاں وہ اسکول سے ہماری زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور اسکول تک ختم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد وہ کہیں ہمیں کسی موقع پر 9 نومبر کو میڈیا میں نظر آتے ہیں, یا اس کے علاوہ ہمیں کہیں اگر
کوئی مبلغ ہیں ان کی گفتگو میں نظر آ جاتے ہیں ان کے اشعار، لیکن اقبال کو ہم اس طرح سے نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، اور نہ صرف اقبال، کسی اور شاعر کو بھی ہم اس طرح نہیں سمجھتے۔ اگر ہم شاعری ادب اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس میں اقبال کو ہم بطور علامت لے لیں، ایک ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری میں ہمیں تقریباً تمام باتیں مل جاتی ہیں، اور بطور ایک مشرق کے رہنے والے کے ہمیں ان کی شاعری میں اپنی پوری فکر ملتی ہے۔ اگر ہم ان کی شاعری کو سمجھ لیں تو یقیناً پھر ہم دنیا میں جو ہم مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو مقام ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اقبال کی شاعری سے طلبہ کو یا بچوں کو جوڑا کیسے جائے، تو میرے خیال میں اسے ایک تو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگ تیار ہونے چاہیے جو اقبال کو سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ نصاب کا حصہ بنانا کافی نہیں ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کتاب اقبال کی پوری کلیات موجود ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کتاب، یہ دنیا انسان کے لیے کتاب یہ دنیا میں بھیجی، یہ کتاب نازل فرمائی، لیکن اس کتاب کو سمجھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اقبال کو بھی سمجھانے کے لیے میرے خیال میں ایک کوئی ایسی شخصیات ہونی چاہیے، ایسے اہل علم ہونے چاہیے جو اقبال کو سمجھا سکیں، اور آج اگر ایسے اہل علم ہیں تو ہم ان کی صحبت اختیار نہیں کرنا چاہتے، اور جو ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں وہ ایسے موضوعات کو اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں جن کا ہماری زندگی سے صرف ایسے ہی تعلق ہے جو چلتے پھرتے جیسے تعلق ہوتا ہے، وہ جیسے انہوں نے بتایا کہ بس بات سمجھ میں آ گئی یا بات سمجھا دی گئی۔ تو ہم ادب یا ہم اس سطح پر جانا پسند ہی نہیں کرتے، ہم بہت ہی نیچے رہ کر مطلب کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت ہی سطح پر رہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے، ایسا ہی اوپر کام کرتے ہیں۔ اچھا عمر صاحب، اس پہ بریک لے لیں؟ چلے اسی کے ساتھ اس پہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد فوری واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ शानदार कैशबैक जल्दी करियो ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं GFS विलास DHA सिटी कराची की तरफ, जो वाक़ है DHA सिटी फेज 9 की प्राइम लोकेशन सेक्टर 14B में। एक प्लान, सिक्योर और मॉडर्न लाइफस्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड। ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिलेगा स्पेशियस लिविंग एरिया, अमेरिकन स्टाइल किचन विद हाई सीलिंग, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, ग्राउंड फ्लोर बेडरूम विद कंप्लीट सीलिंग डिजाइन और अटैच्ड बाथ। तामीराती काम तेजी से जारी है और आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 125, 150, 160 और 190 गज के खूबसूरत विलास। बुकिंग सिर्फ 10% से, सिर्फ 10% की डाउन पेमेंट अदा करें और अपने विला के ऑनर बन जाएं, वो भी सिर्फ 1 से 3 साल के इजी और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ। मजीद मालूमात और बुकिंग डिटेल्स के लिए आज ही GFS बिल्डर से राब्ता कीजिए। पाकिस्तान ऐं होम अप्लायंसिस इंडस्ट्री में पहिरियों भेरो हायर एसी आणे रहियो आहे। 5 साल जी हकीकी ऐं मुकम्मल फ्री वारंटी हाणे हासिल करियो लामहदूद रिप्लेसमेंट बगैर कनन लेबल चार्ज ऐं लुकायल खर्चन जे। अजय हायर एसी खरीद कयो ऐं बेफिक्री जो बेहतरीन तजुर्बो हासिल करियो ऐं वठो 5000 रुपयनि ताईं शानदार कैशबैक। जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे। Higher, more creation, more possibilities. और मैक्सिमम सेविंग्स के लिए 30 वॉट्स मोड भी। रॉयल हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी।
शानदार कैशबैक जल्दी करियो ये ऑफर महदूद वक्त लाया है Higher, more creation, more possibilities. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अब्दुल रहमान साहब, आप ज़रा ये भी बताइएगा, अभी मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स देखे, बहुत सारे ड्रामे देखे, टीवी चैनल से हट के भी रील्स पे भी जब आ रहे होते हैं तो बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं, जैसे तलाक है जी। अब ये बहुत आम हो गया जी जी, बच्चे भी कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली, अभी परसों की बात है, एक खातून आई थी, अब उनका नाम नहीं चाह रहा, लेकिन खातून आई थी, उन्होंने बोला था, मेरे बच्चे ने मुझे बोला जब मैंने उसको डांटा कि मेरे शौहर को कॉल करके कि मेरी अम्मी को तलाक देते हैं आप। जब उन्होंने देखा कि कहाँ से सीखा ये लफ्ज़, तो ये पता चला कि वो जो इंस्टाग्राम के रील्स पे, अब वो जो इंस्टाग्राम के रील्स थे, एक तो वो रील भी है और एक तो वो टीवी भी है। टीवी पे भी नशर हो रहा है, वो इंस्टाग्राम के रील्स पे भी नशर हो रहा है। हम एज मीडिया होस्ट भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी बहुत बिलो द बेल्ट मेरे हिसाब से है। तमीज़ तहजीब तो बहुत दूर की बात है, हम बिलो द बेल्ट बात कर रहे हो। आपके नज़दीक हम एज मीडिया पर्सनैलिटीज़ या टेलीविजन आर्टिस्ट को किस तरीके से बात करनी चाहिए ताकि हम उर्दू को प्रिजर्व तो कर सके कम से कम? इसके लिए मेरे ख्याल में हमें उर्दू अदब से जुड़ना चाहिए। हमारे कुछ ऐसे आर्टिस्ट्स हैं जैसे तलत हुसैन साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, ज़िया मोइनुद्दीन साहब और बी अनवर मकसूद साहब, और कुछ शख्सियात ऐसी हैं आज भी, हम मेरे ख्याल में मुइन अख्तर साहब को अगर हम देखें, कि वो शख्सियात थीं जो अदब से जुड़ी हुई शख्सियात थीं, जो अदब पढ़ने वाली शख्सियात थीं, जिनको शोरा याद थे, जिन्हें इकबाल याद थे, जिन्हें नून मीम राशिद मालूम था कि कौन है। उन्हें मालूम था कि नून मीम राशिद एक शायर हैं और आज़ाद नज़्म के शायर हैं। जिन्हें मालूम था कि इंतज़ार हुसैन कौन है। आज के अगर आप टीवी आर्टिस्ट भी देखें तो वो अदब से उस तरह जुड़े हुए ही नहीं। और अदब से क्या, वो तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी असल से भी नहीं जुड़े हुए। उनके जो असातिज़ा हैं, जो उनके पिछली सदी में काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी उनका ताल्लुक़ नहीं है। हमारा एक मसला ये आ रहा है इस सदी में कि हमने जो एक हमारा एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है ना पीछे से, हम उस सिलसिले में कहीं एक गैप का शिकार हो गए, एक दरमियान में खला पैदा हो गया है और हम अपनी पिछली पीढ़ी से उस तरह से जुड़ नहीं पाते, तो फिर हम उस रिवायत को लेकर आगे नहीं बढ़ पाते। और हमें ये बता दिया गया है कि रिवायत कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमें बता दिया गया है कि आप जिद्दत इख्तियार कीजिए। आपके जो असातिज़ा थे, आपके जो बुजुर्ग थे, वो बिल्कुल ही कहा जाए उर्दू वाला फारिग, तो वो फारिग थे, उनको मालूम ही नहीं था क्या है। दुनिया तो आपने देखी है, दुनिया तो आपके सामने खुली है, आपको नई दुनिया नज़र आई है, आपके हाथ में मोबाइल आया है, आपने ग्लोबल विलेज को देखा है, उनको तो कुछ चीज़ें मालूम ही नहीं थी। तो अगर हम उनसे अपनी पिछली नस्ल से जुड़ जाएं, सब बतौर अदीब शायर हमें चाहिए कि हम अपने क्लासिक को पढ़ें, बतौर अदाकार उन्हें चाहिए कि वो अपने जो क्लासिक अदाकार हैं उन्हें देखें, उन्हें पढ़ें, और साथ हम एक दूसरे के शोबे से ताल्लुक़ पैदा करें। जैसे जो फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबाजात हैं, गुलकारी है, शायरी है, अदाकारी है, मौसीकी और फिर मुसव्विरी है, इन सबको एक दूसरे से जुड़ा, वैसे तो ये जुड़े हुए हैं, इसके जो काम करने वाले हैं, जो फनकार हैं, उन्हें भी एक दूसरे से जुड़ना चाहिए, एक दूसरे से उनका ताल्लुक होना चाहिए। और इसके लिए मेरे ख्याल है कुछ इदारे काम करते हैं, जो आर्ट्स काउंसिल है, नापा है, तो मेरे ख्याल में इसको और थोड़ा सा समझना चाहिए। हमारे यहाँ शोरा के भी एक मसाइल हैं कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा उर्दू अदब का वो समझते हैं कि उन्होंने ही बीड़ा उठाया हुआ है, वही सारी उर्दू बोलेंगे, वही अदब के सिपाही हैं, दूसरे को अदब के नज़दीक नहीं आने देंगे, वो भी उनसे दूर रहते हैं और वो अपनी एक अलग चकाचौंध वाली दुनिया में रहते हैं, जो अदाकार हैं या जो हमारे गुलकार हैं, तो वो उससे नहीं जुड़ते। तो अगर मैं याद करूं मेहदी हसन साहब या नूरजहां साहिबा या गुलाम अली साहब, इनफैक्ट आप देखें उनकी जो गज़ल, वो जो गज़ल पढ़ते हैं, वो किसी भी शायर की गज़ल अगर पढ़ते थे तो उस शायर के पास 2-2, 4-4 घंटे बाद औक़ात कई दिन गुजारते थे और उस हर शेर का तलफ़्फ़ुज़ मालूम करते थे और पूछते थे कि आपने शेर में क्या बात की है। वो फिर जब महसूस करके उसकी गज़ल पढ़ते थे तो फिर उसका जो सुनने वाला था वो उनसे बहुत ज़्यादा अपने आप को मुताल्लिक़ महसूस करता था, उसका ताल्लुक़ पैदा हो जाता था। आजकल हम एक दूसरे से कटे हुए हैं और जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, टिकटॉक से, और उससे भी किस तरह जुड़े हुए हैं आप जानते हैं कि उस वो जो दुनिया है वो कितनी ज़्यादा, हम अलमिया जानते हैं कि लोग अभी हाल ही में हम देखते हैं कि ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात हुए हैं कि किसी के इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन किसी फ्लैट में वो कोई रह गया
साल तक किसी को मालूम ही नहीं हुआ कौन है। तो हम इंसान से जब तक नहीं जुड़ेंगे और अपनी रिवायत अपनी असल से नहीं जुड़ेंगे तब तक मेरे ख्याल है हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी रिवायत से जुड़कर हमें जिद्दत का सफर करना है, आगे बढ़ना है। इनोवेशन से पहले हम एटलीस्ट हम अपने आप को तो बिल्कुल हमें मालूम होना चाहिए कि हम आ कहाँ से रहे हैं, हमारा ताल्लुक कहाँ से, फिर उसी ताल्लुक को लेकर हमें आगे चलना है। उसको छोड़कर आगे चलेंगे तो फिर हम, वही बात है इकबाल असीम साहब का जो शेर है कि अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और इकबाल भी वही कहते हैं कि अपनी ही फिक्र को लेकर चलो। मतलब अपने जो जावेद के नाम उन्होंने कहा है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, सिफाले हिंद से मीनाओ जाम पैदा कर। मतलब वो बात करते हैं कि तू जिस रिवायत का हिस्सा है उसी रिवायत को थाम कर आगे चल। इकबाल से ज्यादा जदीद आदमी कौन होगा, उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। तो अगर हम अपनी असल से जुड़ेंगे उसके बाद मैं समझता हूं कि आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहेंगे तो फिर आगे भी बढ़ेंगे। अगर अपनी असल से कट कर आगे बढ़ना चाहेंगे तो फिर आप फिर नहीं बढ़, कहीं और बढ़ जाएंगे। मेरे ख्याल है उस सम में आगे तो नहीं, उस सम में आगे नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एहतेशाम साहब, अभी जो है वो अभी ब्रेक के वक्त जो है वो एक मैसेज आया था, वो आपसे एक सवाल पूछना था एक व्यूअर ने। वो ये है कि अगर उनके पास 15 मिनट हैं एवरी सिंगल डे और वो खुद भी और अपने बच्चों को भी इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो वो किस तरह से सीख सकते हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। यानी वो इंग्लिश जो सिंपल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है तो उसका आसान सा तरीका जो है वो लिसनिंग है। अल्लाह ताला ने हमें 2 इनपुट डिवाइसेस दी हैं और एक हमारी आउटपुट डिवाइस है। हमारी आंखें और हमारे कान ये हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं और हमारी ज़बान हमारी आउटपुट डिवाइस है। तो किसी भी ज़बान को सीखने का आसान तरीन तरीका क्या है कि इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए। यानी आप उस ज़बान को पढ़ें और उसको सुने। अगर रोजाना 15 मिनट भी आपके पास हैं, देखिए कंसिस्टेंसी जो है ना ये बहुत बड़ी चीज है। 15 मिनट कम नहीं होते हजरत। वो अरबी का मुहावरा है कि जिसको हम कहते हैं ना कि एक होती है करामत और एक होती है इस्तिकामत। तो कहा कि अल इस्तिकामत फौकुल करामत। वाह 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 वाह, कि इस्तिकामत करामत से ऊपर की चीज है। तो 15 मिनट को हम मामूली ना समझे। अगर 15 मिनट भी आपने ये काम कर लिया, किसी जबान को पढ़ लिया रोजाना की बुनियाद पे और सुन लिया रोजाना की बुनियाद पे, तो मैं समझता हूँ कि साल भी नहीं लगेगा कि आपको जबान बोलना आ जाएगी। जी बिल्कुल। और इसमें जैसे हमारे दोस्त बात कर रहे थे, बड़ी अहम बात उन्होंने की, मुताल्ला। वो मुताल्ले का भी बड़ा फुकदान है। अगर आप यूरोप की तरफ देखें तो वहां मैं स्टडी पढ़ रहा था कि ऑन एन एवरेज एक आदमी साल में तकरीबन 8 से 10 किताबें पढ़ लेता है। और हमारे यहाँ 75% तबका वो है कि जो पूरी जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ता। अगर आप कुतुब बीनी को देखें तो कुतुब बीनी तो बिल्कुल फेसबुक पढ़ता है, बस फेसबुक को भी वो बुक ही समझ रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, बुक तो वो उसको बुक की वजह से पढ़ रहा है कि जी मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ। हालांकि हकीकत ये है कि अच्छा सिलेबस की बुक्स को तो मैं बुक्स नहीं मानता, बल्कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का जुमला है ना कि अगर आपको एक पूरी नस्ल को किसी किताब से बेजार करना हो तो उसका आसान तरीका ये है कि उसको आप सिलेबस बुक बना लीजिए। तो लिहाजा ये तो सिलेबस बुक्स की बात नहीं हो रही। अगर आपने कुतुब बीनी अपने अंदर पैदा नहीं की, मैं आपको बताऊं हम जब पढ़ते थे तो हमारी एक कॉन्वर्सेशन की क्लास होती थी, तो उसमें हमारे जो उस्ताद थे वो हमें एक मौजू देते थे और कहते थे तैयारी करके आओ। ना उस जमाने में कोई चैट जीपीटी था, ना गूगल था, ना कुछ नेट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो हम बड़ी भाग दौड़ करके किसी बड़े को पकड़ के कोई किताब पढ़ के हम कुछ डेटा कलेक्ट करते थे और जाके हम कोशिश करते थे कि हम उनको हैरान करेंगे कि हमने कितनी रिसर्च की है। लेकिन आप यकीन करें कि जो बात भी हम उनको बताकर हैरान करना चाहते हैं वो पहले से उनको मालूम होती। तो एक दिन हमें इस बात के ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब इरिटेशन हुई। हमने उनसे कहा, हमने कहा सर जी ये तो मतलब बेईमानी है, बल्कि वो बच्चे कहते बेमानती है, ये तो बेमानती है। यानी हम इतनी मेहनत करके आते हैं और आपको सब कुछ मालूम, तो कैसे, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल फॉर अ मैन टू नो सो मेनी ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने एक जुमला कहा और वो जुमला मुझे अभी तक जो है ना वो मतलब हिट करता है। उन्होंने कहा कि बेटा कई साल गुजर गए मेरी जिंदगी के, मुझे याद नहीं कितने साल, लेकिन कोई एक रात मेरी ऐसी नहीं गुजरी कि जब मैंने सोने से पहले किसी किताब के 300-400 सफ़हात ना पढ़ ली। 300-400 सफ़हात। हमें लगता है शायद ये मुबालगा है, लेकिन आप करना शुरू करें तो आपको लगेगा आसान सी बात है। एहतेशाम साहब, अब्दुल रहमान साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आप दोनों ने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, पाकिस्तान को दे रहे हैं। आप दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त आपके स्क्रीन पे ज़ैनब अलर्ट के एक नोटिफिकेशन है। पहले तो अभी आप ये बच्चों की शनाख्त करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने बच्चे हैं, ये गुम हो गए हैं, अपने वालिदैन से जुदा हो गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं
ہیں کہ ہم ایوری سنگل ڈے بچوں کی تصویریں دکھائیں, نشر کریں تاکہ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے شناخت ہو. آپ فیس بک پہ زینب الرٹس پہ لازمی ایوری سنگل ڈے جائیں, جا کے دیکھیں بچے وہاں پہ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی گلی میں ہو سکتا ہے آپ کے دوست کی گلی میں ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ دار کی گلی کے اندر ہو. اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کے سامنے, ہم ایز والدین اپنے بچوں کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. تو فکر میں ایک اور بھی چیز کام کرنی چاہیے. ابھی جس طرح سے ہماری لینگویج کی بات ہوئی تھی, اللہ, ماما, ڈیڈا, پاپا, اس کے فوری بعد اگر کوئی چیز, چوتھی چیز اگر ہم یاد کروائیں تو ہم اپنے آسان نمبر یاد کروا دیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پروٹیکٹ رہیں, وہ سیکیور رہیں اور فیوچر کے اندر وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کا شکار نہ بنے. اسی کے ساتھ اسی چینل پہ 2 بجے کل ہم لائیو ہوں گے. اسی کے ساتھ حسن انصاری سائننگ آف.